नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एज में। हम कर रहे थे 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने विकल्प और खाली स्थान भरवा दिए हैं। अब इसके बाद हम करते हैं एक शब्द में उत्तर। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो प्राकृत संख्याओं के लिए HCF और LCM में क्या संबंध है। दोस्तों हमने एक अध्याय में पढ़ा था कि HCF और LCM में क्या संबंध है। HCF इंटू LCM, मतलब HCF का गुणा LCM में करेंगे तो हमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये संबंध होता है HCF और LCM और उन दो प्राकृत संख्याओं में। यदि A इंटू बी नहीं भी आ रहा है दोस्तों, यदि खाली स्थान में आया है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये है पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इन दोनों का HCF और LCM में ये संबंध होता है। HCF का गुणा करेंगे LCM में तो हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, 6, 12, 30 का LCM कितना होगा। तो LCM निकालना बहुत आसान है। 6, 12 और 30 LCM में मैं एक साथ इनका गुणनखंड निकालता हूँ ताकि मुझे बाद में कंफ्यूज ना हो। तो सबसे छोटी संख्या जिससे तीनों विभाजित हो जाएंगी वो है 2। 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, बचा 1, 2 पंचे 10। अब देख सकते हैं आप 2 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी, अब 6 बस। तो फिर से अगेन सबसे छोटी संख्या से काटना है तब तक कि जब तक कि सारी संख्याएं कटना बंद ना हो जाए। तो 2 से काटेंगे तो 3 से भाग नहीं जाएगा, तो उसको वही 3 लिख देंगे। 2 तिया 6, यहाँ 15 का 15 लिख देंगे क्योंकि 15 2 से विभाजित नहीं होगा। आप देख सकते हैं आप 2 से बड़ी संख्या क्या है 3, तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। अब बचा हमारे पास सिर्फ 5, तो 5 से हम इसको विभाजित कर देंगे। 5 एकम 5। लास्ट में हमारे पास 1 1 1 आ गया, मतलब अब हमें कुछ नहीं करना है, इन सबको एक साथ लिख देना है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 कितना आ गया, 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ये आ गया हमारा LCM आंसर हो गया हमारा 60। HCF के केस में हमें क्या करना है, अलग अलग गुणनखंड निकालना है और सबसे छोटी घातों का गुणा उसमें करना है। और LCM में क्या होगा, सबसे बड़ी घातों का, लेकिन हमने एक साथ कर दिया तो ये बहुत ही इजी हो जाता है दोस्तों। या फिर एक और शॉर्टकट बताता हूँ, यदि आपको जल्दी से LCM निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 30। 30 का पहाड़ा स्टार्ट कर दीजिए। 30 एकम 30, क्या 30 में इन दोनों संख्या को भाग चला जा रहा है। 6 पंचे 30 होता है, लेकिन 12 के पहाड़े में 30 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, 30 से आगे बढ़ेंगे। 30 दूनी 60, 60 में चेक करेंगे हम, 6 का पहाड़ा जाएगा, 6 धाम 60, ठीक है जा रहा है। 12 पंचे 60 हो रहा है, 30 दूनी 60, तो तीनों संख्याओं का 60 में भाग चला गया, इसलिए हमारा LCM बन गया 60। ये है सबसे आसान तरीका सबसे जल्दी LCM निकालने का। अगला प्रश्न है, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य गुणनखंड लिखने की वही विधि, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, फिर इसमें सबसे छोटी संख्या से भाग देना प्रारंभ कर देते हैं। 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने के लिए क्या करेंगे, 2 पंचे 2 सत्ते 14 हो गया, बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर से ये सम संख्या है तो 2 से चला जाएगा। 2 तिया 6, बचा 1, 2 नाम 18। अब देखिए ये विषम संख्या आ गई और 2 से भाग नहीं जाएगा। अब हम कोशिश करेंगे 3 से। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 13। अब 13 में जो है किसी भी संख्या, छोटी संख्या का भाग नहीं जाता, ये एक अभाज्य संख्या है तो सिर्फ 13 से कटेगी। 13 एकम 13, तो इसके होगा ये अभाज्य गुणनखंड। 156 बराबर क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये होगा इसके अभाज्य गुणनखंड। अगला है, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। ये होता है दो चरों में। इसमें दो चर कौन कौन से हैं, X और Y दो चर राशियां हैं और A B C हैं अचर राशियां। समीकरण AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C में मान B स्क्वायर माइनस 4AC क्या कहलाता है। तो B स्क्वायर माइनस 4AC को हम बोलते हैं D मतलब इसको हम लिखेंगे विविक्त कर, इसको हम बोलते हैं विविक्त कर। इसको लिखना सीख लीजिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स विविक्त कर लिखना नहीं जानते और गलत लिख देते हैं, विविक्त कर।
तो इस तरीके से आपको लिखना है विभक्त कर, और इसका मान यदि d बराबर है यदि 0 तो हमें दो समान मूल प्राप्त होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। d इज लेस देन 0 मतलब d 0 से छोटा होगा, यानी कि इसका मान ऋणात्मक होगा तो हमें काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, और d बड़ा होगा 0 से तो हमें दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या सीमित ना हो तो उसे क्या कहते हैं? जब पदों की संख्या सीमित ना हो तो उसे हम बोलते हैं अपरिमित श्रेणी। अपरिमित श्रेणी। और एक चीज और, यदि पदों की संख्या सीमित हो तो उसको हम बोलेंगे परिमित श्रेणी। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 के 10वें पद का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं a बराबर है 2, a मतलब प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद है a मतलब 2, d निकालेंगे, d को बोलते हैं हम सार्वंतर, दो पदों के बीच अंतर को हम बोलते हैं सार्वंतर, और अगले पद से पहला पद घटाना है। तो 7, अगला पद है 7, पहला पद घटाएंगे -2 कर देंगे, बराबर आ गया 5। तो सार्वंतर प्राप्त हो गया हमें d मतलब बराबर 5, और n का मान है 10, 10वां पद निकालना, इसलिए n बराबर 10। अब an निकालने का सूत्र क्या है? a + n - 1 इंटू डी। ये सूत्र भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपको श्रेणी नहीं दी और पूछा है कि श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं, तो आपको आंसर लिखना है an बराबर a + n - 1 इंटू डी। a का मान रख देंगे 2, n का मान है 10 - 1, d का मान है 5, बराबर हो जाएगा 2 धन 10 में से 1 गया 9, 9 पन्ना 45, 9 गुणित 5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9 पन्ना 45, 2 धन 45, और ये हो गया हमारा 47 मतलब 47। आंसर आ गया हमारा 10वां पद हो गया 47। अगला है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों इसका, इस वीडियो का। ये समकोण त्रिभुज कैसे बनता पहले ये देख लीजिए। ये है मान लीजिए समकोण त्रिभुज, ठीक से नहीं बन पा रहा है लेकिन ये है अपना 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी भुजा सामने होगी 90 डिग्री के, इसको बोलते हैं हम कर्ण, इसको हम बोलते हैं लंब, और ये है हमारी आधार भुजा, आधार। और इसमें समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है थेल्स प्रमेय का कथन लिखो। तो दोस्तों थेल्स प्रमेय का कथन होता है ये, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए हमने ये त्रिभुज बनाया, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। हम एक अन्य भुजा ये खींचते हैं, एक रेखा खींची, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। A, B, C, D, E। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? यदि हमने इस BC के समांतर एक अन्य भुजा DE खींची, तो जो भुजा DE है वो AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब AD बटे BD DB बराबर होगा AE बटे EC के। ये है थेल्स प्रमेय। अगला प्रश्न है पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है? पाइथागोरस प्रमेय हमारा लगता है किसमें है? समकोण त्रिभुज में। तो इसमें देखिए ये लिखा है मैंने इसका आंसर, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। अभी मैंने बताया ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भुजा है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये था सेट 8। इसी तरीके से और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।